आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली वासियों के लिए एक बड़ी अहम अपडेट हम आज आपको देने जा रहे हैं। दरअसल ये डबवाली को एक बड़ा झटका देने वाली खबर है। वो ये है कि डबवाली के लिए एक पिछले कई सालों से अब जाकर एक नई उम्मीद पूरी होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन उम्मीद ही हम कर रहे थे कि उम्मीद टूट भी गई। वो ये है कि डबवाली में करीब 2.96 करोड़ की लागत से डबवाली में कचरा संग्रहण केंद्र की स्थापना होनी थी। सीधे तौर पर डबवाली को बड़ा फ़ायदा ये मिलना था कि जो रामबाग के पास 6 एकड़ के अंदर डबवाली का फ़िलहाल टेम्परेरी तौर पर एक तरीके से कचरा फेंकने का जो एक संग्रहण केंद्र बनाया गया है, वहाँ पर हर तरीके से कैटेगरी वाइज वहाँ पर कचरे का निदान होना था। प्लास्टिक अलग से, गिला कचरा अलग से, सूखा अलग से, और उसकी खाद तैयार होनी थी। लेकिन वो टेंडर होने के बाद उसकी अप्रूवल के लिए वो अप्रूवल फॉर लोकल बॉडीज़ के पास गया था, लेकिन उम्मीद यहाँ पर टूटी है कि वो अब कैंसिल हो गया है। आखिर इस पूरे मुद्दे पर इसमें क्या क्या फैक्ट थे और वहाँ पर क्या क्या इस शहर के लिए मिलना था, उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या बनना था, उससे कितना बड़ा फ़ायदा शहर को पहुँच पाता, जिसकी पूर्ण तरीके से पैरवी डबवाली से पार्षद विनोद बंसल जी ने की थी। और उन्होंने डबवाली नगर परिषद को चेताने का काम भी एनजीटी को एक पत्र लिख कर किया था, जिसके बाद एनजीटी ने डायरेक्शन दी थी कि जल्द से जल्द डबवाली को प्रदूषण से मुक्त करवाया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रदूषण की वजह से बीमारियां फैल सकती हैं। जिसके बाद तो एनजीटी ने पूरे हरियाणा के लेवल पे उस पूरे मुद्दे को असरदार मानते हुए हर किसी से जवाब मांगा है। लेकिन मेरे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए विनोद बंसल जी मेरे साथ है। बंसल जी, सबसे पहले आपका वेब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पन्नू जी। तेज हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बंसल जी, बारीकी से बताएं, आप क्या बड़ा अपने टूटते नज़र आ रहे हैं? नगर परिषद डबवाली ने शहर के रामबाग के साथ बने कचरा संग्रहण केंद्र को समाप्त करने के लिए और वहां पर कचरे का निष्पादन वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए एक प्रस्ताव अपनी प्रथम बैठक में पास किया था। उसके पहले राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की गाइडलाइंस के मुताबिक 2016 में गाइडलाइंस जारी हुई थी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जाए ताकि प्रदेश में प्रदूषण ना फैले, लेकिन सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया। तो मैंने वर्ष 2019 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को एक प्रार्थना पत्र देकर डबवाली की खस्ता हाल स्थिति के बारे में जानकारी दी थी। उस पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यहाँ का सर्वे किया और नगर परिषद अधिकारियों की कमियों को उजागर करते हुए अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें उन्होंने नगर परिषद को 1,33 लाख रुपए प्रदूषण करने का जुर्माना लगाने का प्रावधान करके अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। उसको एक जुडिशियल केस मानते हुए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने जुडिशियल केस के रूप में लिया। उस केस में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने अपनी डायरेक्शंस स्टेट गवर्नमेंट को दी कि आप काम करें। 2 साल तक यूएलबी के अधिकारी इस बात पर लटकाते रहे कि हम इसको हरियाणा लेवल का एस्टीमेट बनाएंगे, गाइडलाइंस जारी करेंगे, लेकिन आयोग के दबाव के कारण उन्होंने कुछ डायरेक्शंस बनाकर डबवाली नगर परिषद को भेजी कि आप इस डायरेक्शन के मुताबिक अपना टेंडर करो, इसमें जो रामबाग के साथ से निस्तारण करके उस जगह को साफ़ करो। उसके बाद यहाँ पर ठोस कचरा प्रबंधन और गीले कचरे के प्रबंधन के लिए यूनिट बना के लगाओ ताकि लोगों को कचरा से राहत मिल सके। उन्हीं गाइडलाइंस की पालना करते हुए नगर परिषद मंडी डबवाली ने जो एस्टीमेट ऊपर से बन के आया था उसके हिसाब से टेंडर घाल किया, जिसकी अनुमानित लागत 2,96 लाख रुपए थी। टेंडर लगाने के बाद बड़ी 5 फर्मों ने उसमें अप्लाई किया और जिस फर्म का लोएस्ट टेंडर था उसकी अप्रूवल के लिए मुख्यालय को केस भेज दिया गया। मुख्यालय ने कल उस केस को रद्द कर दिया, कहा कि अब हम नई डायरेक्शंस जारी करेंगे पूरे हरियाणा के लिए। उस डायरेक्शंस के मुताबिक नया टेंडर आप करोगे, इस टेंडर को हम कैंसिल कर रहे हैं, जिससे हमारा जो काम होना था उसको काफ़ी झटका लगा है। अब पता नहीं नई डायरेक्शन कब जारी करेंगे,
कब उस हिसाब से टेंडर होगा। एक टेंडर लगने के बाद टेंडर कैंसिल होने में ठेकेदार को भी बहुत नुकसान होता है। उसकी जो अर्नेस्ट मनी होती है या टेंडर प्रोसेसिंग फ़ीस है उसका नुकसान होता है। लेकिन सरकार इन बातों को समझ नहीं रही है। रोज़ाना अधिकारी अपनी डायरेक्शंस नहीं देकर काम न करवाने की नीति पे काम कर रहे हैं। विनोद जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, अगर ये टेंडर कॉल होने के बाद अब अगर अप्रूव हो जाता, कितना बड़ा फ़ायदा आप शहर के लिए मानते हैं कि शहर के कितने काम हैं वो सॉल्व हो जाते, रोज़गार भी मिलता लोगों को और शहर को इस मशक्क़त में भी ना आना पड़ता? अगर ये टेंडर हमारा सिरे लग जाता तो एक तो जो इतनी बड़ा गंदगी का ढेर पहाड़ बना खड़ा है, 30,000 से शहर प्रदूषण मुक्त हो जाता। उसमें कचरा ख़त्म करने के बाद वहाँ पर सेग्रीगेशन के लिए लेबर लगती, जो बायो खाद बनाती, वो हमारी आय का साधन बनती। और दूसरा जो वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट है, वो बेचकर भी आय का साधन बनता। कई लोगों को इसमें रोज़गार मिलता, क्योंकि कचरा छांटने में और में जो लेबर लगती उसको रोज़गार मिलता। और उसमें आज कचरे में रोज़ाना लोग आग लगा देते हैं, जिससे धुआं फैलता है, प्रदूषण फैलता है, हमें उससे मुक्ति मिलती। रामबाग में अगर हम आज संस्कार करने के लिए जाएं तो वहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी मक्खियाँ, इतनी गंदगी और बदबू है कि वहाँ पर खड़ा नहीं हो सकते। ऐसा लगता है कि आदमी की अंतिम यात्रा भी सुखद नहीं है। तो इसलिए इन सभी से हमें छुट्टी मुक्ति मिलती और भविष्य में शहर में कचरा इकट्ठा नहीं होना था, इससे हमें बहुत फ़ायदा होता। बंसल जी, क्या मानते हैं कहाँ पर मुख्य आपको फॉल्ट नज़र आता है? पहली तो बात ये थी कि आपने जिस तरीके से बताया कि एनजीटी ने खुद फटकार लगाई, इतनी बड़ी लेट लतीफ़ी से काम हुआ, और अब कंडीशन कब अप्लाई होगी, कब तक नए कंडीशन बनेगी, फिर दोबारा से टेंडर कॉल होगा? कोई उम्मीद लगती है आपको शहर कितने सालों के लिए हो? देखो जी, उम्मीद की बात तो ये है कि सरकार ये कह रही है कि हम 2 महीने में इसको बना देंगे नई गाइडलाइंस। लेकिन सरकार ने गाइडलाइंस कई बार बनाई, जब गाइडलाइंस को पूरा करने का टाइम आता है दोबारा बदल देते हैं गाइडलाइंस। मैं नहीं समझता भी इसमें कोई कारण है। कारण तो सिर्फ अधिकारियों का काम लटकाने का या सरकार की इच्छा शक्ति की बात है। हो सकता है सरकार किसी अपने लोगों को फ़ायदा देना चाहती हो और उसमें गाइडलाइंस अपने हिसाब से बनवाकर काम करवाना चाहती हो। जैसे कि सफाई की मशीन दी हरियाणा को, एक कंपनी को सारी मशीनों का ठेका दे दिया। 72 लाख की मशीन है, 5 लाख रुपया उसका किराया है महीने का। लेकिन वो कि कोई ऐसी मंशा हो, सरकार पैसे लगा देती है लेकिन उनका पूरा फ़ायदा नहीं ले पाती। उसका बड़ा कारण ये है कि जो नीति ऊपर ड्राइंग रूम में बैठकर बनेगी वो धरातल पे कामयाब नहीं होती। धरातल की समस्याएं धरातल पर ही हल होंगी। किस शहर में किस चीज़ की क्या समस्या है, कूड़े का क्या स्टेटस है, कैसा कूड़ा है, उसका एस्टीमेट तो धरातल में वहाँ आकर ही बनेगा। ड्राइंग रूम में बैठे लोग एक कागजी नीति बना देते हैं, वो मौके पे कामयाब नहीं होती और नीतियों के फेल होने का ये बड़ा कारण है। विनोद जी, क्या इस 2.96 करोड़ के साथ भी एक टेंडर था जिसमें 4 दीवारी थी, सड़कें थी, क्या क्या थोड़ा बताएं आप, किस तरीके का फ्रेमवर्क था वहाँ? हाँ, ये 2,96,00,000 का जो टेंडर था, इसमें वो पुराने कूड़े का निष्पादन करके नए कूड़े को वहाँ सही ढंग से निष्पादन करने की बात थी। 1,06,00,000 का जो हमारा टेंडर है उस जगह का, उसमें उस जगह की 4 दीवारी है और गीला कूड़ा संग्रह करके उसको गलाने के लिए पिट्स बनाने का काम है, उसके अंदर सड़कें बनाने का काम है। आज आप देखेंगे तो व्हीकल भी उसमें जाना मुश्किल है, तो व्हीकल के लिए जाने के लिए अंदर सड़कें बनाने का प्रावधान है। जहाँ पर गीला कचरा आएगा उसके ऊपर शेड बनाने का प्रावधान है, ताकि बरसात और उसमें वो गीला कचरा ख़राब होकर खाद की क्वालिटी ना कम हो। 1,06,00,000 में हमारे ये काम है। ये इसका टेंडर हुआ है, बठिंडा की एक फर्म को टेंडर अलाट हुआ है। अब यहाँ से उसके सभी कागज़ बन के अप्रूवल के लिए हेड ऑफिस जाएगा। ये तो भविष्य के गर्भ में है कि उसका यूएलबी क्या करता है, लेकिन यहाँ से हमारी तरफ से, नगर परिषद की तरफ से उसका काम हमने पूरा कर दिया है। सर, कोई और भी आपको लगता है कोई ड्रीम है नगर परिषद का जो अभी तक अप्रूवल के लिए लटका और आपको भी डर लगता है कि कहीं उसमें भी कंडीशन ना बाधे आ जाए? हमारा शहर को जगमग करने की योजना में 4,12,00,000 रुपये का एक एस्टीमेट था, वो भी 2 साल इसी बात में लटका रहा। हेड ऑफिस कहता था कि हम डायरेक्शन बना के देंगे, ये करेंगे, वह करेंगे। उनकी डायरेक्शन के मुताबिक हमने टेंडर कर दिया था। टेंडर करने के बाद
फार्म का टेंडर आ गया था, उसकी एडमिन और टेक्निकल अप्रूवल भी हमारे पास आई हुई है। अब वो टेंडर रेट अप्रूवल के लिए यूएलबी में गया हुआ है। उसमें हमें उम्मीद है कि ये काम हमारा इस हफ्ते में पूरा हो जाएगा, तो हम शहर को जगमग कर सकेंगे। एक हमारा नई मंडी की जो सड़कें हैं पब्लिक हेल्थ ने तोड़ी थी या वो हैं, उसका 5 करोड़ 10 लाख रुपए का हमारा एक टेंडर उन सड़कों को बनाने का 1 साल से हुआ पड़ा है, लेकिन उसकी अप्रूवल भी हेड ऑफिस से आनी है। आज तक उसकी अप्रूवल भी नहीं आ रही। किसी ना किसी बहाने कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा के फाइल वापस आ जाती है। अभी भी वो फाइल ऑब्जेक्शन लग के वापस आई हुई है, उसके दोबारा कागज़ पूरे करके भेजने हैं। हमारे जितने भी डबवाली के काम हैं, नगर परिषद की पावर है 25 लाख रुपए की, डीसी के पास 1 करोड़ रुपए तक के काम करवाने की पावर होती है, बाकी कारों की यूएलबी से परमिशन आनी होती है। 25 लाख के कामों में भी डीसी महोदय ने लगा रखी है ऑब्जेक्शन की, वो भी हमारे से पूछ के करोगे। और डीसी महोदय के दफ्तर के काम भी हैं। सिर्फ नगर परिषद के कार्यों को बिना मतलब कागजी कार्रवाई में उलझाकर शहर के विकास रोकने का कार्य किया जा रहा है। हम ये चाहेंगे कि जिसकी जितनी पावर है उस पावर के अंदर उसको आज़ादी से काम करने दिया जाए, ताकि शहर का विकास हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और एक्सक्लूसिव जानकारी जो शहरवासियों तक पहुंच पाई है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको पुटअप करते रहेंगे और ये उम्मीद कभी टूटेगी नहीं। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि उम्मीद ना बनी रहे, उम्मीद से पार हमें कुछ मिल भी जाए। धन्यवाद पन्नू जी। तो ये थे मेरे साथ डबवाली से पार्षद विनोद बंसल जी, जिनके साथ हम चर्चा कर रहे थे कि जो एक सबसे बड़ी उम्मीद थी शहर को कचरे के निष्पादन को लेकर बहुत बड़ी मुक्ति मिलने वाली, लेकिन अब इस उम्मीद के टूटने के बाद एक उम्मीद और जगी है। वो ये है कि डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि बहुत जल्दी शायद 2 महीनों के अंदर एक नई कंडीशन, नई पॉलिसी बनेगी। उसके बाद जो यूएलबी है वो इसको अप्रूवल देगा और शायद डबवाली में दोबारा से टेंडर कॉल होगा और इस कचरे का निष्पादन हो पाएगा। बहरहाल सब कुछ फ्यूचर के गर्भ में छुपा है कि डबवाली के भाग्य में कब कब कौन सी उम्मीद पार कर पाएगी या फिर उम्मीदें बनकर उम्मीद बनी रह जाएगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें। डबवाली से कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा।